बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अगर मार्केट के इंडेक्स के जो वीक की बात करें, जो पिछले वीक गुजर चुका है 1 वीक, तो उसमें जो मार्केट जो इंडेक्स है उसने अपने पिछले हफ्ते की क्लोजिंग से अब तक जो क्लोजिंग दी है उसमें 206 पॉइंट जो है इंडेक्स नीचे आ चुका है इसमें। लेकिन पिछले हफ्ते जो शुरुआत की थी मार्केट ने, जो इंडेक्स ने शुरुआत की थी वो पॉजिटिव के साथ थी, लेकिन लास्ट 3 सेशन जो थे उनमें सेलिंग प्रेशर था। और जो इन्वेस्टर हैं फॉरेन कह लें आप इन्वेस्टर, या जो वैसे इन्वेस्टर हैं जो इंडेक्स में काम करते हैं, उन्होंने जो है वो प्रॉफिट टेकिंग का फैसला किया। तो इसलिए इंडेक्स जो है वो ऐसा रेंज बाउंड सा रहा है पूरा जो वीक रहा है। तो हफ्ते के दौरान अगर इन्वेस्टर की आप पार्टिसिपेशन देखें तो वो तक पिछले हफ्ते से 44% जो है वो कम थी, 44% कम थी पिछले हफ्ते से। इन्वेस्टर ने जो अपनी पार्टिसिपेशन शो की है इंडेक्स में बाइंग और सेलिंग में। और वीक टू वीक आप देखें और जो वॉल्यूम की एवरेज है वो भी तकरीबन 116-115 की रही है तकरीबन। आप देखें तो पिछले जो वीक है, जो पिछला वीक था 11 अगस्त वाला, उसमें 206 की रही है, उसके बाद 291, फिर 198, 152, और जो ये 18 अगस्त वाला आपका वीक रहा है इसमें जो एवरेज थी वॉल्यूम की वो तकरीबन 116 मिलियन की रही है। और फॉरेनर की जो नेट बाइंग है वो रही है वीक में तकरीबन 2.38 मिलियन की। 4 दिन काम हुआ है सिर्फ वीक में, 15 अगस्त, 16, 17 और 18। और आप देख लें 18 अगस्त तो जो इन्वेस्टमेंट रही है फॉरेनर की, और वैसे भी अगर पूरे वीक में देखें तो वो 2.38 मिलियन की है जो नेट बाइंग है वो देखी गई है फॉरेनर की तरफ से। और ज्यादा जो अप्रोच किया है फॉरेनर ने वो टेक्नोलॉजी सेक्टर को अप्रोच किया है। सेक्टर वाइज बात करें तो सेक्टर वाइज देखें तो बैंक्स, फर्टिलाइजर और सीमेंट जो है वो मेन कंट्रीब्यूटर रहे हैं इंडेक्स के पॉइंट लूज करने में, जिन्होंने बिलतरतीब 159 पॉइंट, 112 पॉइंट्स और 63 पॉइंट लूज किए। कह लें तो बैंक्स ने 160 पॉइंट और फर्टिलाइजर ने तकरीबन 112 पॉइंट और सीमेंट ने 63 पॉइंट जो है लूज किए। और ये अगर पिछले वीक में आप देखें, वीक ओवर वीक देखें तो सीमेंट जो है उसकी प्राइस में माइनस जो है 1%, माइनस 0% जो कमी आई है। उसके बाद यूरिया देखें, यूरिया पर बैग जो है वो 3.1% बढ़ा है। डीएपी जो है वो भी 1.6% बढ़ी है। कॉटन जो है वो भी 4.2% जो है बढ़ी, और पेट्रोल जो है वो भी 6.2% जो है वो बढ़ा है अगर आप इसका कंपैरिजन करें पिछले वीक से इस वीक का। तो मोस्ट एक्टिव सेक्टर की बात करें तो जो वीक में जो है मोस्ट एक्टिव सेक्टर रहे हैं उसमें ऑयल एंड जो एक्सप्लोरेशन कंपनीज है वो सबसे आगे हैं 21 मिलियन के साथ। पावर जो है वो 15 मिलियन के साथ, बैंक्स 9 मिलियन के साथ, टेक्नोलॉजी 7 मिलियन के साथ, और रिफाइनरी जो है वो 6.9 मिलियन के साथ। इसको भी आप 7% कह लें। उसके बाद मोस्ट एक्टिव स्टॉक की बात करें तो लास्ट वीक में जो मोस्ट एक्टिव स्टॉक रहे हैं उनमें KEL जो है सबसे आगे है 13 मिलियन के साथ। उसके बाद PPL 11 मिलियन के साथ, OGDC 10 मिलियन के साथ, एनर्जी 4 मिलियन के साथ, और FFBL 2.8 मिलियन के साथ। KSE 100 इंडेक्स की वैल्यू की बात करें तो वो जो पिछले वीक में थी 11 अगस्त को वो तकरीबन 12 बिलियन की थी, और 18 अगस्त है इसको देखें तो 6 बिलियन की है, तकरीबन हाफ में है पिछले हफ्ते के। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करें तो जो स्टॉक है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दी है लास्ट वीक में, उनमें सिस्टम सबसे आगे है 193 पॉइंट के साथ। उसके बाद PPL है 62 पॉइंट के साथ, नेस्ले 28 पॉइंट के साथ, थल 17 पॉइंट के साथ, और ILP 16 पॉइंट के साथ। अच्छा, बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर सबसे आगे 194 पॉइंट के साथ। उसके बाद टेक्सटाइल है 20 पॉइंट के साथ। उसके बाद ऑटो पार्ट्स है 17 पॉइंट के साथ, अदर्स हैं 12 पॉइंट के साथ, और टबैको है 6.7 पॉइंट के साथ। KSE सेक्टर जो है 100 इंडेक्स सेक्टर की जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन रिटर्न की बात करें, बैंक्स हैं -1.4%, एक्सप्लोरेशन कंपनीज है -6%, उसके बाद फर्टिलाइजर है -1.9%, सीमेंट है -1.5%, और टेक्नोलॉजी है प्लस में 5.5%। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें सेक्टर वाइज तो फॉरेन ने सबसे ज्यादा जो की है वो बाइंग या इन्वेस्टमेंट जो की है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में की है 1.4 मिलियन की डॉलर की। उसके बाद एक्सप्लोरेशन कंपनीज है 0.7 मिलियन के साथ। उसके बाद सीमेंट में की है उन्होंने 0.3 मिलियन की। उसके बाद जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उसमें की है उन्होंने 0.1 मिलियन की, और उसके बाद टेक्सटाइल है 0.1 मिलियन डॉलर की। वर्स्ट परफॉर्मेंस सेक्टर की बात करें जिन्होंने बुरा परफॉर्मेंस दी, उसमें एंग्रो सबसे आगे है -118 पॉइंट के साथ।
OGDC है -76 पॉइंट के साथ, MCB -64 पॉइंट, MEBL -29 पॉइंट और HBL -22 पॉइंट। और सेक्टर वाइज बात करें तो कौन से सेक्टर ने बुरी परफॉर्मेंस दिखाई, तो उसमें बैंक्स हैं -158 पॉइंट के साथ, उसके बाद फर्टिलाइजर है -111 पॉइंट के साथ, सीमेंट है -63 पॉइंट के साथ, एक्सप्लोशन कंपनीज है -36 पॉइंट के साथ और केमिकल है -30 पॉइंट के साथ। अच्छा, बाकी देखा जाए खबरों को तो आगे क्या मूव होनी है कि मार्केट में, क्या इंडेक्स मूव करेगा। तो सऊदीया ज्वाइन करना चाह रहा है रेकोडेक, वो पहले पिछली वीडियो में एक में बता चुका मैं आपको। लेकिन जो ब्रेक गोल्ड है जिसका तकरीबन 50% हिस्सा है इसमें रेकोडेक में, वो अपना हिस्सा देने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि मैं 50% ही रखूंगा। तो लगता यही है कि OGDC को और PPL को थोड़ा थोड़ा वो पीछे हटना पड़ेगा। अपना आपका करंट अकाउंट खसारा जो देख लें तो वो तकरीबन 809 मिलियन जो है डॉलर उसको पहुंच गया है जुलाई में, 23 जुलाई जो ये लास्ट जुलाई गुजरा है उस तक। और अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो वो 12 मिलियन के इजाफे के साथ 8 बिलियन हो गए हैं। ये एक मेरे ख्याल से अच्छी खबर है थोड़ी सी। अमेरिका और यूरोप में जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है तो उसको देखते हुए लगता है कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो थोड़ा स्लो परफॉर्म कर सकता है। रिफाइनरी पॉलिसी को लेके देखें तो PPL, OGDC और ATL पर नजर रखें। जैसे वो आके कोई बस स्टॉप पे बस रुकती है ना, तो रिक्शे वाले नजर रखते हैं बस पे कि कौन सी सवारी उतरनी है और हमने इसको पकड़ना है, वैसे आप भी इस पे नजर रखें। बाकी नेक्स्ट अगर बात करें इंडेक्स की, तो इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी 48,218 की है। इसके आगे जो है उसके पास रेजिस्टेंस जो है इंडेक्स के पास वो 48,362 या 48,350 की कह लें। दूसरी रेजिस्टेंस जो है उसके आगे वो 48,500 पे बनती है, तकरीबन 48,502, 48,000 कह लें। उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 48,610, 48,650 पे बनती है। और सपोर्ट की बात करें तो जो सपोर्ट है, पहली सपोर्ट वो तकरीबन 47,964, 48,000 कह लें। जो मेजर सपोर्ट है नीचे की वो 48,000 बनती है। उसके बाद जो सपोर्ट है वो 47,800 पे, और उसके बाद जो सपोर्ट है वो तकरीबन 47,650, 47,630 पर बनती है हमारे की इंडेक्स की जो सपोर्ट है नीचे की। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझ लें कि ये नीचे सपोर्ट लिखी हुई है, नीचे वाला जो लेवल है ग्रीन वाला ये सपोर्ट है। सपोर्ट आप क्या ले, एक बॉल है, गेंद है, उसको आप जोर से जमीन पे मारते हैं, वो बाउंस होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है आपके पास, ये सपोर्ट है, आप बॉल को इस पे मारते हैं जोर से, वो बाउंस करके ऊपर जाता है और ऊपर छत पे जाके फिर नीचे आ जाता है। तो छत आपके पास होगी रेजिस्टेंस, क्योंकि छत जो है बॉल को रोक देती है। फिर बॉल नीचे आई, फिर सपोर्ट पे जमीन पे लगी, फिर इतनी जोर से नहीं लगी कि वो पूरी छत तक जा सकती, वो दरमियान में तकरीबन सेंटर से होकर थोड़ी सी वापस नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है। तो यही हिसाब है आपकी इंडेक्स का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। फिर जो नीचे से आकर सपोर्ट लेती है और कोई ऐसा छत में से उसको सुराख मिलता है या कुछ जगह मिलती है जिधर से वो छत से निकल के बाहर चली जाती है ऊपर दूसरी मंजिल के कमरे में, तो जो दूसरी मंजिल का छत है वो इसका सपोर्ट कंसीडर की जाएगी और दूसरी मंजिल की जो छत है वो रेजिस्टेंस जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो जब बॉल जो है छत के कमरे से एक दफा ऊपर निकल गई तो जो अब वो उसकी जो रेजिस्टेंस थी वो अब जो है वो सपोर्ट कंसीडर की जाएगी। वही जो लाइन जो है पहले रेजिस्टेंस थी जिधर से बाउंस होकर बॉल नीचे आ रहा था, जब उस बॉल ने उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया और ऊपर चला गया, फिर जो वो रेजिस्टेंस लेवल था अब उसका सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा। फिर आगे वो उस पर लगेगा सपोर्ट पे और फिर बाउंस बैक करके ऊपर जाएगा और जो दूसरा छत है अब वो उसका रेजिस्टेंस जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो ये सामने यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है कैसे काम करती है। अच्छे हालात हों तो जो पहले रेजिस्टेंस थी वही फिर सपोर्ट कंसीडर की जाएगी, और अगर बुरे हालात हैं तो जो पहले आपके पास सपोर्ट थी वही फिर दोबारा रेजिस्टेंस जो है वो कंसीडर की जाएगी आपके पास। तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, वैसे इंटरेस्टिंग है अगर इसको बंदा देखना चाहे तो। इसके लिए पूरा एक वो इंडियन लड़का है, उसने पूरी इस पे कैंडल्स पे और इस पे रेजिस्टेंस में स्पोर्ट्स पे वीडियो बनाई हुई है। मुझे तो इतनी लेंथी बनेगी नहीं और इतना एनालिसिस जितना वो करता है उतना मैं कर भी नहीं सकूंगा। तो किसी भाई को चाहिए हुई तो मुझे बताएं ग्रुप में या यूट्यूब चैनल पे मुझे कर दें मैसेज, तो मैं उसे जो है वो लिंक उसका भेज दूंगा। अच्छा जी, तो किसी भाई ने एवीएन का मुझे यूट्यूब पे नीचे मेंशन किया था, कमेंट किया था कि एवीएन का कुछ करें, एवीएन का बताएं। तो एवीएन का पिछली भी 1-2 वीडियो में मैं बात कर चुका हूँ। मेरा एक्सपीरियंस एवीएन के साथ कुछ ठीक नहीं रहा। वैसे भी एवीएन इतना इंटरेस्टिंग या इतना अट्रैक्टिव स्टॉक नहीं है, मुझे नहीं लगता। टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये आता है और देख लें इसकी डे रेंज देख लें,
54 की ले और 54 से लेके 55 में कोई इतना देखें डिफरेंस कितना है, 1 रुपए का डिफरेंस है। 6 मंथ देख लें तो देखें 6 मंथ पहले किधर मूव कर रहा था और अभी ये किधर नीचे से नीचे गया है। और दोबारा जब मार्केट ने IMF की जो खुशी मिली है इसको, उस खुशी पर भी ये 56 पर ही मूव करता रहा है। तो ये अच्छा इतना वैसे एक जो कहते हैं कि इसका बिहेवियर इतना अच्छा नहीं है एवीएन का। जैसे वो सड़ियल से बाबे नहीं होते कि आप उन्हें बड़ी कोई अच्छी खबर भी सुना दें तो बस वैसे माड़ी सी स्माइल पास कर देते हैं बस, और माथे पे बाल पड़े रहते हैं उनके। तो वैसा ही जो है वो एवीएन भी है, नॉर्मल जो है इसको नॉर्मली इसके माथे पे जो है बाल पड़े रहते हैं और बड़ी खुशी भी है इसको मिले तो ये बस मुस्कुरा के काम चला देता है। 1-2 रुपए की इसकी खुशी होती है वो वाली बस। इससे अच्छा है कि बंदा TRG में कर ले, इन्वेस्ट कर ले, वो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है। इतना पसंद मुझे TRG भी नहीं है, वो भी नीचे जाता है तो बड़ा मुश्किल से ऊपर आता है, लेकिन फिर भी वो मुंह दे जाता है 2-3 रुपए की। एवीएन से कदरा बेहतर है। और अगर आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर में करनी होती है इन्वेस्टमेंट तो फिर जो है वो सिस्टम को लिया करें। सिस्टम का आपको पता है कि या जमीन पे और या आसमान पे, या तो डूब गए या फिर तर गए। तो एवीएन को आप देख लें, इधर भी किधर मूव किया करता था ये 116 पे। 116 में जब मूव करता था तो तब इसकी अनाउंसमेंट देख लें आप। क्वार्टरली अर्निंग इसकी है जी 0.87 पैसा। तो क्या इसने किसी ने लेना था, क्या किसी ने बेचना था। ईयरली अर्निंग देखिए इसलिए 1.75 रुपए। उसके बाद ये नीचे आ गया। फिर इसकी क्वार्टरली अर्निंग देख लें 34 पैसे। उसके बाद फिर नीचे, फिर इसकी शर्म आई, इसने ऊपर की मूव दी, 90 तक गया। कहां से नीचे इसने बाउंस लिया 64 से इसने फिर जो है वो दोबारा अपनी ऊपर की मूव पकड़ी और तकरीबन 90 तक गया। उसके बाद फिर नीचे उधर ही 64 पे, 64 आप इसका जो क्या सपोर्ट इसकी कह सकते हैं 64। उसके बाद देखें जाके इसकी अर्निंग देख लें, क्वार्टरली अर्निंग 3 रुपए 3.5 रुपए जब 90 रुपए का था। उसके बाद देख लें 1 रुपया। उसके बाद फिर नीचे फिर जिसने जो दी अपनी क्वार्टरली अर्निंग 1 रुपया 91 पैसे। उसके बाद क्वार्टरली अर्निंग देख लें 2 रुपए 93 पैसे। उसके बाद क्वार्टरली अर्निंग इसकी देख लें 73 पैसे। उसके बाद इधर जाके इसने जो है बोनस दिया, फिर भी नीचे, और अभी ये मूव कर रहा है जाके तकरीबन 54 पे। और रेंज इसकी देख लें, अभी जो मूविंग है इसकी वो है 41 से लेके तो 59 तक है। खुद सोच लें 114 रुपए का शेयर 40 रुपए पे आ गया तो आपने इसमें क्या मूव लेनी है और क्या इसमें आपने इन्वेस्ट करना है। ना ले, मेरे ख्याल से इसमें एंट्री लेनी ही बनती। हाँ, अगर ये स्टैंड करता है 64 से लेके 83 के दरमियान मूव करता है, कोई इधर अपना स्टैंड देता है, कोई 2-4 माह इधर खड़ा रहता है, तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। वैसे इसकी सिचुएशन देख के आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है अपने साथ। जो अपने साथ कर रहा है वो वैसा ही इसने आपके साथ भी करना है। वैसे 64 से ऊपर जाता है और उधर जाके जो है सस्टेन करता है थोड़ा, तो फिर आप इसमें ले लें एंट्री, क्योंकि फिर ये ऊपर की आपकी मूव बना सकता है, लेकिन अभी तो ये खुद डामाडोल है। अच्छा, नेक्स्ट मूव की बात करें तो ये पिछला हफ्ता आप देख लें। पिछले हफ्ते में जो सबसे अच्छी मूव रही है वो सिस्टम में रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में। उसके बाद PPL रहा है, यानी कि ऑयल और एक्सप्लोरेशन कंपनीज और टेक्नोलॉजी सेक्टर। बेस्ट परफॉर्मेंस में देख लें पिछले हफ्ते तो वो भी टेक्नोलॉजी रहा है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो फॉरेनर ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो भी टेक्नोलॉजी में और एक्सप्लोरेशन कंपनीज में किया है। तो लुबिलुबाब सारा यही है, कहने का मकसद यही है कि नेक्स्ट आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें और टेक्नोलॉजी में TRG को देखें और सिस्टम को देखें, ना कि एवीएन को देखें। एक्सप्लोरेशन कंपनीज OGDC, PPL, ATRL और टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो है मूव मिल सकती है। बाकी ऐसा जो इंडेक्स को ऊपर की मूव बनाने के लिए या ऊपर छप्पर फाड़ मूव बनाने के लिए कोई बड़ी पॉजिटिव खबर की जरूरत है, कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर उसके पास होगा तो मार्केट ऊपर की बनाएगी मूव, वरना ऐसे ही रेंज बाउंड रह सकती है। मेरा ख्याल है कि ज्यादा बेहतर यही है कि जो कैश इन हैंड रखें, कहीं भी डिप में कोई चीज मिलती है तो उसको खरीदें और फिर उसको प्रॉफिट पे जो है वो सेल करें, तजर्बात ना करें। ये जो अभी लेवल है मार्केट का, ये तजर्बे करने वाला नहीं है। उन्हीं सेक्टर में काम करें जो अच्छे नजर आ रहे हैं, ये जिनमें लग रहा है कि मूव आगे अच्छी मिलनी है। बाकी अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।